हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में। कुछ थोड़ी सी तारीख इसकी ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े बिल्डर हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स के। सबसे बड़ी फैक्ट्री है पाकिस्तान में डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की। तो जब पाकिस्तान बनने से पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बनाई थी, जिनमें से एक भी जो आज का पाकिस्तान है उसमें नहीं थी। तो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने पाकिस्तान बनने के 4 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले ये फैसला किया कि जो ब्रिटिश रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके तावन से 303 जो राइफलें हैं उनका एमुनिशन बनाया जाएगा। वो जिंदा तो नहीं रहे इस पे इसके इफ्तिताह में, लेकिन जो पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, उन्होंने दिसंबर 1951 में पहली ये 4 वर्कशॉप थी जो वार कंटोनमेंट में जिनका इफ्तिताह किया था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री होगी। ये 45 किलोमीटर है ये जगह इस्लामाबाद से, और प्रेजेंटली इसमें 14 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और 6 इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। इसके अलावा भी और बहुत से उसके सेटअप्स हैं, लेकिन वो वाह के इलाके में नहीं और जगहों पे। तो इसमें अ, जाहिर है पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने अंदाजा कर लिया कि क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट पे रिलाई ना करे, बल्कि अपनी उसकी फैक्ट्री हो। तो जल्द ही, यानी कि दिसंबर 1951 में इसका इफ्तिताह हो गया। अभी इसमें ये आती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर है, लेकिन इसके जो सीनियर तरीन ऑफिसर्स होते हैं वो आर्मी से डेपुटेशन में आते हैं इसमें। इसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की फौज, बल्कि जो पुलिस और जो दीगर इदारे हैं, इवन स्पोर्ट्स के लिए भी जो वेपन्स होते हैं उसका एमुनिशन भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। करंटली इसमें 27,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जो मुख्तलिफ तरह का एमुनिशन बन रहा है, जिसमें 7.62 mm का, 5.56 mm का, हर तरह का एंटी एयरक्राफ्ट का एमिनिशन, इवन क्या नाम है, जो एयरक्राफ्ट गन होती है 20 mm हो गई, 30 mm, ये F6 यादों में 30 mm की होती थी, 23 mm, और 20 mm की फेलनिक्स गन, ये जो शिप्स पे लगती है, इसका एमिनिशन। यानी कि आप कह लें कि इसी तरह टैंक एंटी टैंक में 100, 106, 105, 125, यानी कि कोई ऐसा एमुनिशन नहीं है सवाए इसके कि मेरे ख्याल से जो हमारे कुछ फॉरेन वेपन्स हैं यूनिक तरह के, जिस एसएसडी यूज करती है स्नाइपर राइफल्स, उनमें से भी चंद स्नाइपर राइफल्स का यहाँ पे बनता है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत हद तक एक्यूरेसी इन्वॉल्व होती है, तो उन स्पेशलाइज स्नाइपर राइफल्स का एमुनिशन अभी भी इंपोर्ट ही हो रहा है। अ, अ, उसमें ना सिर्फ ये कि टैंक का एमुनिशन, बल्कि आर्टिलरी का भी मुख्तलिफ फील्ड आर्टिलरी होगी। 122 mm की चाइनीज तोपें, 130 mm की, और 155 mm की अमेरिकन जो होविट्जर हैं, और 203 mm के, 203 mm के M110 हैं, और 155 mm के M109। बहरहाल ये कुछ 70 तरह की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है। इवन नेवी के लिए भी डेप्थ चार्जेस जो सबमरीन्स के खिलाफ शिप्स यूज करती हैं वो भी बना रही है, मार्क टू, मार्क थ्री। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के कमर्शियल और मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स बनाती है, ग्रेनेड्स बनाती है मुख्तलिफ तरह के। तो मोटर्स बनाती है, रॉकेट्स, जो ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम होते हैं इसके रॉकेट्स, स्मॉल आर्म्स का, हर तरह का। ज़ाहिर है ट्रेडिशनली तो 7.62 ही बना रहे हैं हम, क्लाशनकोव वाला भी और G3 वाला भी। और अभी रिसेंटली
ये मुझे याद पड़ता है काफी साल पहले, ये शायद साउथ कोरिया के ताउन से हमने 5.56 का भी बनाना शुरू कर दिया एमिनेशन, जो नए वेपन्स हैं अब। इस तरह हमारी एसएसजी वाले M1 राइफल अमेरिकन और M16 यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये 5 mm वाला ही 5.56 mm का एमिनेशन ही डलता है। इसके अलावा पिस्टल 9 mm का और उसका एमिनेशन, सब मशीन गन हो गई, असॉल्ट राइफल्स हो गई, G3 जो हमारी मेन है, या उसके अभी मुख्तलिफ जो वर्जन हैं, BW20 के नाम से और मुख्तलिफ नामों से। और फिर कुछ स्नाइपर राइफलें, PSR 90, जो कि बेसिकली कॉपी है हैकलर एंड कोच, जो जर्मन है उसकी, MSG 90 की। और अजब अजब के नाम से एक राइफल है, ये भी 7 mm की, मोस्ट प्रॉब्ली G3 को मॉडिफाई करके बनाया गया है। और फिर एक बोल्ट एक्शन भी, लाइट स्नाइपर राइफल के नाम से, वो भी बन रही है। तो इसमें टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें बात यह है कि अराउंड 1965 हमने जो है 1960 वॉर की बाद में मोस्ट प्रॉब्ली हमने जर्मनी से, जर्मनी की कंपनी है बड़ी मशहूर, हैकलर एंड कोच, उससे लाइसेंस पे जो है वो G3 राइफल को प्रोड्यूस करना शुरू किया, और उससे उसी की फैमिली की जो दूसरी राइफल्स हैं, जिस तरह जी जी MG3 जो LMG है, इसी तरह MP5 जो कि सब मशीन गन है, और मतलब इस पूरी फैमिली में, और स्नाइपर राइफल भी PSG 9 जिसको कहते थे, वो हमने जर्मनी से उसका लाइसेंस लिया और यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। मशीनरी सारी जर्मन थी। अ, और जाहिर है, सिर्फ मशीनरी एक दफ़ा लगती नहीं है, आपको उसको स्पेयर्स भी आप उसी मुल्क से लेते हैं। तो जो आपकी कॉस्ट बचती है वो बेसिकली आपकी लेबर की कॉस्ट बस बचती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप रॉ मटेरियल्स भी जो हैं वो ले रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको दूसरी वीडियोस में भी कि डेवलपिंग मुल्कों में मसला ये होता है कि आवाम को तसल्ली दी जाती है, इवन इंडिया के केस पे भी आवाम को तसल्ली दी जाती है कि आपकी चीज़ हमने लोकल बना के दी है, जबकि लोकल उसमें यही होता है कि आपने उसके नट, ज्यादा केसेस में नट पे जो उसके जोड़े होते हैं असेंबली की होती है, जिस तरह कार सेक्टर में होता है। तो उसके ना फैलने की वजह ये होती है कि जो उससे रिलेटेड सिविलियन इंडस्ट्रीज है, जब आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक चीज लगा लेते हैं, तो फिर उसके आसपास कोई सिविलियन इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप होती, क्योंकि साइकोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की फर्म की यही होती है कि एक नया यूनिट खोल लें, बंदे नए भर्ती होंगे, और ये है कि उसका इंटरेस्ट नहीं होता कि आपके मुल्क में सिविल इंडस्ट्री से रिलेटेड डेवलप हो। तो अब POF का अभी भी आजकल भी मसला यही है कि आप रूस की डिफेंस इंडस्ट्री देखें, इसराइल की, इवन अभी इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री देख लें, ये पब्लिक सेक्टर के जो मुश्किलात हैं इसकी वजह से उन मुल्कों ने अपनी मोस्ट ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री को इस टाइम प्राइवेटाइज कर लिया है, जिसके वो बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। हमारा मसला ये है कि अब इस मशीनरी को बदलना, जो आपने 30-40 या इससे भी ज्यादा सालों में लगाई है, वो एक बहुत बड़ा पब्लिक किसी सेक्टर में कंपनी का बहुत बड़ा मसला हो जाता है। जबकि यही अगर छोटी छोटी फैक्ट्रियां मुख्तलिफ, फर्ज करें बिजनेसमैन के पास होती, तो वो साथ साथ मशीनरी भी चेंज कर रहे होते, और ट्रांजिशन जो है वो इतनी मुश्किल ना होती, क्योंकि आपने अब इस कैलिबर को छोड़ना है। आप दुनिया में चंद मुल्कों में रह गए हैं जो इस 7.62 कैलिबर को पकड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता ये कैलिबर बुरा है, एक्चुअली ये कैलिबर आगे चलना नहीं है। इस टाइम पे आपकी एक्सपोर्ट में भी यही मसला है कि ये कैलिबर आपके अलावा कितने, मतलब नेटो का भी स्टैंडर्ड कैलिबर जो है वो 5.56 ही मैक्सिमम नेटो के मुल्कों के पास है, तो फिर आपका एक्सपोर्ट की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि 5.56 पे चले जाएं, क्योंकि अमेरिका का इतना जो
एक्सपीरियंस है 5.56 से अफगानिस्तान में और इराक में, वो इतना अच्छा नहीं है कि उस बुलेट में इतनी एनर्जी नहीं होती। लेकिन ये है कि वो वापस 7.62 पे भी जाने वाले नहीं, वो इस टाइम पे 6.5 mm का एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और चाइना भी कर रहा है इस टाइम पे 6.8 mm पे। क्योंकि वापस 7 mm पे जाने का चांस इसलिए नहीं है कि उसकी वजह, एक तो राइफल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है जो आजकल की अर्बन कॉम्बैट के हिसाब से फिजिबल नहीं है। उसका रिकॉयल भी ज़्यादा है अगर आप 5.56 से कंपेयर करें। फिर ये कि गोलियां भी आप 5.56 से आधी उठा सकते हैं वजन की वजह से 7.62 की। तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि ये मुल्क दोबारा 7.62 की तरफ जाए। हमें भी फैसला, अगर हम इवन 7.62 पे भी रहना चाह रहे थे, हमें फैसला कर लेना चाहिए था जिस तरह इंडिया ने फैसला कर लिया। वो क्लाशनकोव का एक वर्जन जो है, मतलब मॉडर्नाइज क्लाशनकोव है, उसका एक वर्जन का लाइसेंस हमने रशिया से ले लिया। और मतलब आर्जी तौर पे चाइनीज वेपन से गुजारा करना कोई अच्छी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी चाइनीज वेपन फायर करके देखे हुए हैं। या आप किसी भी सिविलियन से भी पूछ लें जिसने, हमारे खास तौर पे केपीके में जिन लोगों ने चाइनीज क्लशनकोफ या रशियन क्लशनकोफ से फायर किया हुआ है, वो आपको फर्क बताएंगे कि क्या फर्क होता है उसकी हर चीज पे। क्वालिटी तो फिर ओवरऑल है ना, उसकी एक्यूरेसी में भी फर्क आएगा, उसकी गर्म, उसके बैरल के गर्म होने के भी मसाइल होंगे, और भी हर तरह के मसाइल जो हैं वो हैं। क्योंकि चाइना ने जहाँ तो अभी अपने डिजाइन बना लिए हैं, वो तो खैर परफेक्शन में वो आ जाएंगे, लेकिन पुरानी जो कॉपीज हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है चाइनास की, पुराने वेपन्स की जो कॉपीज हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें भी, जो हमने थोड़ा फैसला किया भी कि हम एक रशियन वेपन को अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर वो समहाउ किसी वजह से वो भी तातुल का शिकार हो गया, और फिर हम जी3 के ही मुख्तलिफ वर्जन निकाल रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है। मेरे ख्याल से एक ऐसा मुल्क जो एक मिसाइल पावर है, न्यूक्लियर वेपन है जिसके पास, उसको अपनी इन्फेंट्री वेपन को, जो एक हर सोल्जर का बेसिक वेपन होता है, उसको इग्नोर करना, इस तरह से कोई फैसला ना लेना उसका, ये जो है, ये मतलब फिक्र वाली बात है बेसिकली। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इस मामले पे, क्योंकि जी3 आप मतलब कितना उसको आगे लेके जाएंगे। मुझे याद है जब ये बोस्निया में हमारे फौजी डिप्लॉय हुए हैं, तो उस जमाने में, ये हालांकि अर्ली 90s की बात है, या मिड 90s की बात है, 1990s की, मिड 1990s की। तो उसको बोस्निया वाले, सुना है वो उसको ना देख के बड़े इम्प्रेस होते थे, कहते ये हमें जो है ना, वो म्यूजियम का आइटम जो है वो नजर आ गया है, ये जो जी3 राइफल है। तो ये तो उस वक्त की बात है। उसके बाद भी अब देखें, 25 और 5 30 साल गुजर चुके हैं उसके बाद भी। तो वजह क्या है? जी3 आपकी में बहुत से मसाइल हैं। एक तो ये कि ये मेंटेनेंस इंटेंसिव है, इसकी काफ़ी ख्याल करना पड़ता है। जैसे चंद अमेरिकन वेपन्स हैं, आप ख्याल ना करें M16 जैसे राइफल का, तो बहुत जल्दी ये मसला भी कर जाती है, इसमें स्टॉपेज आना शुरू हो जाती है। एक तो हैवी मेंटेनेंस उसकी, और दूसरी बात ये है कि अ, एक मतलब आपके जो बिल्कुल खुले इलाके हैं, वो तो अब सहराई इलाके कुछ रह गए हैं। मैंने बॉर्डर पंजाब का देखा है, सियालकोट का बॉर्डर देखा है। आपका आधा खेत इंडिया में, आधा पाकिस्तान में है। और घर, अब जो कच्चे घर हैं वो कच्चे नहीं रहे, वो पक्के हो गए हैं घर। तो अब तो वहां पे आपने टैंक भी चलाने होंगे या फौजियों ने गुजरना होगा, तो अच्छी खासी, वो कोई प्लेन जगह नहीं है। वहाँ जगह जगह जो है ना, अर्बन वॉरफेयर जैसी सिचुएशन होगी। लाहौर, सियालकोट, पंजाब के सारे बॉर्डर पे ही तकरीबन, क्योंकि वहाँ पूरे पूरे खेत हैं और अच्छी खासी आबादियां हैं। तो मोस्ट ऑफ द, और फिर इसी तरह पहाड़ी इलाके में भी जी3 की एक्स्ट्रा रेंज की कोई खास जो है वो वैल्यू नहीं है। और वैसे भी आपने कितनी मॉडर्न जंगें देखी हैं जिसमें आमने सामने
इन्फेंट्री के फौजी जो हैं वो फायर का एक्सचेंज कर रहे हैं। अब तो इतने मतलब लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं कि वो मौका आता ही नहीं कि फौजी इतने करीब आए कि एक दूसरे से जो है ना स्मॉल आर्म से फायर कर रहे हो। बहरहाल मतलब चाहे आपका पूरा अफगानिस्तान का बॉर्डर हो गया या इंडिया का भी आधे से ज्यादा बॉर्डर, यानी कि पंजाब का सारा बॉर्डर, वो हैविली पॉपुलेटेड और अर्बन इलाके हैं। तो इसलिए हमें जो है ना वो उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा जो एक गवर्नमेंट सेक्टर की फर्म का होता है ना, कि चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं उसको। अब इस पे फैसला हो जाना चाहिए कि कौन सा नेक्स्ट जो आपकी मेन राइफल है वो कौन सी होनी चाहिए। अगर आप कन्विंस्ड हैं 7 mm पे ही, तो रशियन बहुत से ऑप्शन हैं जो मॉडर्नाइज इस टाइम पे क्लैशनकोफ की AK-12 है, AK-103 है, जो खासे मॉडर्नाइज वर्जन है AK के। क्लैशनकोफ का फायदा ये है कि वो आपकी G3 से बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा मिट्टी कीचड़ भी बर्दाश्त कर लेती है। क्लैशनकोफ के सर्टेन एडवांटेजेस हैं ये अगर आप 7.62 पे ही रहते हैं। लेकिन ये है कि उससे वेपन का वेट फिर भी G3 जितना नहीं है, क्लैशनकोफ के किसी भी वर्जन का आगे G3 से काफ़ी कम है। तो वो आपको अर्बन वॉरफेयर में और कोई रेंज पे भी कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं है। और अगर आप किसी और कैलिबर पे जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस हैं। फैसला जरूर सोच समझ के करने वाला है, क्योंकि जाहिर है पूरी मशीनरी चेंज करने वाली बात है। लेकिन ये वो वाली बात है कि अब इसको इतना ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता इस चीज को। और दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि POF वाला एमुनेशन और वेपन जो है वो इतना ही अच्छा है जितना उसके ओरिजिनल मेकर्स हैं या दुनिया में बाकी लोग बना रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अ, ये जो है इसकी एमुनिशन की और वेपन की क्वालिटी में बहरहाल मसाइल हैं। इसके अलावा POF की वैसे बात करें तो 2008 में ये भी शिकार हुई जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी थी उसका। और 21 अगस्त 2008 को टारगेट किया गया, तहरीके तालिबान ही थे पाकिस्तान, जिसपे 68 लोग मारे गए, 81 जो हैं वो जख्मी हुए। अ, इसके अलावा वैसे तो कोई 40 से ज्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट कर चुके हैं इसको, जो वेपन्स है POF के। लेकिन फिर भी हम कोई दुनिया के मुल्कों में कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई जो है ना कोई काबिल जिक्र नंबर हो। मिसाल के तौर पे तुर्की तो तकरीबन दुनिया का 11वां या 12वां बड़ा मुल्क है जो एक्सपोर्ट कर रहा है आर्म्स की। तो ये सिर्फ स्मॉल आर्म्स नहीं है, ज़ाहिर है इसमें बड़े टैंक के गोले भी हैं और मटर्स भी हैं जिनमें अच्छा खासा कमाया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया में ये वाला काम अपनी फैक्ट्रियां सारे मुल्कों की ज़ाहिर है नहीं है, बड़े बड़े मुल्क हैं जो ये बनाते हैं। तो असल में तो जो हमें करना चाहिए वो ये है, वो प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन ना भी हो तो इनसे जो एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स अपने मुल्क के ही हों, या जॉइंट वेंचर्स हो बाहर से। तो असल में तो हमें उस सोच को लाने की जरूरत है जो कमर्शलाइजेशन वाली सोच है। क्योंकि आप जितना भी जोर लगा लें किसी पब्लिक इदारे में, आप उनमें वो सोच उनके वर्कर्स की, उनके एग्जेक्टिव्स की भी, कभी सुपरवाइजर की, कभी वो कमर्शियल वाली सोच हो ही नहीं सकती जो इस तरह के महकमे में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि अगर सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म में और हमने इंडस्ट्री डेवलप करनी है हमारे मुल्क में डिफेंस की, जो लॉन्ग टर्म में भी सर्वाइवेबल हो और अच्छी एक्सपोर्ट करे, तो हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, लोकल जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको इनकरेज करना पड़ेगा, वरना हमारा सर्वाइवल नहीं है इसमें। फिलहाल जो करंट इक्विपमेंट है वो भी अपनी तकरीबन लाइफ पूरी कर चुका है। और डिज़ाइन भी इससे ज़्यादा, जो लोग ये समझते हैं कि जब कोई नया वेपन
किसी नए नाम से आता है तो वो कोई हमारा डिजाइन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिजाइनिंग की जो वेपन की फेज है, ये भी अरबों डॉलर मांगती है। अ, और फिर उसकी परफेक्शन में भी काफी साल लग जाते हैं, 5 से 10 साल। तो हमने जो चेंजेस किए हैं वो ज्यादातर G3 के अंदर ही, थोड़ी बहुत कोई उसका स्टॉक चेंज हो गया, या उसका वो जो ऊपर रेल है जिसपे चीजें फिक्स होती हैं वो चेंज हो गई। तो इस तरह से, या कुछ मतलब एक्सेसरीज में ही चेंज लाने वाली बात है। तो बेसिक तो बैरल और वो सारा मैकेनिज्म तो सेम रहता है। तो लेकिन अब उसकी, जिस तरह मैंने बताया कि उसकी लिमिटेशंस हैं, अब हम इसको और ज्यादा पुश नहीं कर सकते। ये तकरीबन अपने वो आखिरी लेवल पे आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टेक केयर। कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।